नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस, आखिर ये बहस क्यों हो रही है? सनातन पर हो रही है, रामचरितमानस पर हो रही है, क्या सार्थक बहस हो रही है, निकल कर क्या आ रहा है? ये तमाम सवाल डिबेट करने से पहले और डिबेट के बाद खुद हमें सोचना पड़ता है। जिस सनातन को समझने में पूरी उम्र लग जाती है, कई जन्म बीत जाते हैं, उस सनातन पर एक बेअर्थी बात कोई एक व्यक्ति कहता है और उसके बाद इस पर सियासत शुरू हो जाती है, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। हम चर्चा से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल पूछने का अधिकार बिहार के हर नागरिक को है, देश के हर नागरिक को है। और जिसकी आस्था जिस विषय से जुड़ी हुई है, जिस धर्म से जुड़ी हुई है, जिस पंथ से जुड़ी हुई है, वो सवाल पूछेगा, वो आहत होगा। उसके लिए मंच देना भी हमारा काम है। तो ऐसा मत समझिएगा कि यह सवाल हमारा है, बल्कि यह सवाल हम सबका है। उस धर्म से, उस पंथ से, उस विचार से जिसे हम अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर रखते हैं, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। और बहुत ये पॉइंट में परसेंट होगा जब कुछ ही लोग उस रास्ते पर चल पाते हैं, उस आदर्श पर चल पाते हैं। सनातन पर एक बार फिर से चोट हुई है, प्रहार हुआ है। एक व्यक्ति विशेष, जो सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि विशेष हैं, सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, सरकार में मंत्री हैं, और उनकी आदत है कि वो बराबर रामचरितमानस के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उस पर प्रहार करते हैं। ये आदत बन गई है। हालांकि इस बार आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान की निंदा आरजेडी खुद कर रहा है। आरजेडी का साफ कहना है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए और ये इस बार नसीहत दी जा रही है। हम एक्शन की मांग करते हैं। आम जनता कह रही है कि भाई इतनी बार अगर ये बयान देते हैं तो आखिर चोट अगर ये कर रहे हैं तो चोट के बदले इन्हें चोट क्यों नहीं पहुंचती? इन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? इन्हें पुचकारा क्यों जाता है? समझाया क्यों जाता है? यह मानवीय भूल नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि एक्शन लेगा कौन? अगर उसमें फायदा नुकसान अगर आप सोचेंगे तो एक्शन लेने में थोड़ा हिचकेंगे। एक कदम आगे बढ़ने से पहले दो कदम पीछे जाएंगे और हो सकता है पीछे ही रह जाएं। आज की डिबेट शुरू करने से पहले डॉक्टर चंद्रशेखर का वो बयान एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, याददाश्त पर चोट करने के लिए। और उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा है उस बयान पर, वो भी सुनाएंगे। कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछड़ी जाते। ये तीनों के तीनों बाबा नागल का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें लिख डालें। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी की बात से सभी सहमत होंगे। तेजस्वी ने एक बात कही कि नकारात्मक बातों को उठाना कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, सवाल पूछना हमारा काम है। अब लेमन चूस टाइप का सवाल तो नहीं पूछेंगे, कुछ कड़ा कड़ा पूछेंगे, उसका उत्तर देना होगा। हो सकता है वो आपको कड़ा लगे, लेकिन वो जनहित में होगा। आम जनता इसे जानना चाहती है, कभी गुस्से में पूछना चाहती है, कभी सौम्यता से पूछना चाहती है। तो इस बार पूछने का अधिकार जो है
हम ही लोगों के पास है। और हम सवाल जानना भी चाहते हैं, पक्ष विपक्ष से जानना चाहता है, विपक्ष पक्ष से जानना चाहता है, और इसकी फ्रीडम न्यूज़ 18 देता है कि आप अपने सवाल पूछिए, बीच में हम कहीं नहीं आएंगे। प्रोफेसर सुहेली मेहता हमारे साथ आज प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चित्तरंजन गगन जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से, असित तिवारी जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आपत्ति कहां है और जो बातें कहीं, सबसे पहले चित्तरंजन गगन जी, सीनियर लीडर हैं आप, सीनियर प्रवक्ता हैं, बातों को तरीके से रखते हैं, हमें जरा बताइए क्या जरूरत पड़ती है भाई इस तरह के बयान देने से, क्या निकल क्या जाता है? ठीक है, उसमें यह बात लिखी है, उस पर आपको आपत्ति जो है उसे जेब में रखिए, रायता मत फैलाइए। सवाल इस बात को लेकर है, जो उसमें अच्छी बातें उसे प्रसारित कीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन यूट्यूब पर देख रहे थे, रामभद्राचार्य ने कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है, खुद हैं, तो अच्छी बात पता चली कि हनुमान चालीसा में आज तक हम लोग कुछ गलत पढ़ रहे थे, अब उसे सही तरीके से सुधार के पढ़ेंगे। तो क्या जिन बातों से व्यक्तिगत आपत्ति है उससे पूरी तरह से पब्लिक प्लेस पर बोलना कितना सही है? अच्छी लगी बात कि तेजस्वी यादव ने उस पर तुरंत प्रहार किया, लेकिन इस बार प्रहार से काम नहीं चलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। चित्तरंजन गगन जी। देखिए विवेक जी, मैं समझता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है उसके बाद स्थिति साफ है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल भारतीय संविधान को मानती है, सियासत भारतीय संविधान के अनुसार चलता है। हर व्यक्ति को अपना अपना आस्था उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन व्यक्तिगत आस्था अगर है तो उसको सार्वजनिक रूप से उसका प्रकटीकरण अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो लोग राजनीति, इन सब बातों पर जो राजनीति करते हैं, उन्हें भी इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह व्यक्तिगत आस्था का चीज़ है, और निश्चित रूप से भारतीय संविधान ने सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और अपनी बात ठीक है, अपना बात रख सकते हैं, लेकिन इस बात का इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी दूसरे की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचे। 4 बार समझाते समझाते मुख्यमंत्री थक गए, डिप्टी सीएम थक गए, सभी थक गए, लालू प्रसाद थक गए, लेकिन इनकी समझदारी नहीं आ रही। हमें जरा बताइए कितनी बार आहत करेंगे, लोगों की भावनाओं से कब तक खेलेंगे, और क्या आप हमें आश्वस्त करेंगे इस डिबेट में कि इनके ऊपर एक्शन होकर रहेगा? देखिए, एक्शन अलग चीज़ है। अब किसी के व्यक्तिगत आस्था पर अगर कुछ बोलता है तो मैं कह रहा हूँ कि उसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह इस पर कोई अगर सियासत करता है, अब आप जब कह रहे हैं कि एक्शन लेना, तो यह जो है एक सियासी मुद्दा हो जाता है। एक्शन लेना सियासी मुद्दा हो जाता है। कैसे सियासी मुद्दा होता है? और नहीं, निश्चित रूप से सियासी मुद्दा इसको माने हम मानते हैं, यह सियासी मुद्दा हो जाता है। आप मान रहे हैं? इसलिए नहीं, सियासी मुद्दा कभी भी इसको माने नहीं बनाना चाहिए। जो लोग बना रहे हैं, आप आज आरजेडी ने इस बात की भर्त्सना की है, निंदा की है, उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उससे पहले शक्ति यादव ने सबसे पहले कहा, हमें और आम जनता को जिनकी भावनाओं को आहत उन्होंने किया है वो इतने मौके नहीं देगी। इलेक्शन आपके सामने है, आपकी रणनीति होनी चाहिए, किससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस मंच से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर सुहेली मेहता, प्रवक्ता बीजेपी से, हम ये बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस करने नहीं बैठे। सवाल ये है सुहेली मेहता जी, एक्शन होना चाहिए, ये सभी लोग कह रहे हैं कि अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर आज तो चंद्रशेखर बोल रहे हैं, कल कोई दूसरे शेखर बोलेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयानों की बाढ़ आई हुई है, जैसा कि पिछले 15 दिन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से ये लोग बात करते हैं। और दूसरी पार्टी को ये लोग कहते हैं कि ये पार्टी सांप्रदायिक है और सिर्फ धर्म की बात करती है, लेकिन कहाँ से ये बात आती है ये आपके सामने भी और यहाँ बैठे जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी लोग इस बात को जानते हैं। सवाल ये है विवेक जी कि हम लोग यही जानते हैं कि जब किसी को कोई काम नहीं मिलता है, जब लोग बेरोजगार हो जाता है, तब वो इस तरह की बातें करने लगता है कि सबका ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हो। जिस तरह के बयान माननीय शिक्षा मंत्री लगातार अपने शिक्षा मंत्री बनने के बाद से दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने
कुछ इस तरह के बयान दिए होंगे। और दूसरी बात ये एक विशेष है कि ये प्रोफेसर होते हुए भी और शिक्षा मंत्री होते हुए भी ये शिक्षा की बात को छोड़कर बाद बाकी सब बात करते हैं। धर्म, हम लोगों ने तो इनका भाषण सुना है, विद्यार्थी के सामने भी जिस तरह की बातें करते हैं तो वो आपत्तिजनक रहता है। वो जाति धर्म को लेकर ही ये भाषण इस तरह का देते हैं। तो बिहार जैसे प्रदेश में इस तरह का भाषण, जहाँ की हमेशा एक समरसता की बात होती रहती है, वहां पर इस तरह की बातें करना ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, इसको आसिफ तिवारी जी अगर प्रवक्ता कांग्रेस राजनीति से न देखें, हाँ। अभी कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुधाकर जी को क्यों एक्शन लिया गया था? क्योंकि वो किसान के फेवर की बात किए थे। तो ये जब इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं तो एक्शन क्यों नहीं हो? तेजस्वी जी के हाँ, ठीक है। बयान देने से नहीं होगा। आसिफ तिवारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, आप ही ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मना किया, लालू जी ने मना आए हैं और सनातन के विषयों पर क्यों नहीं या फिर रामचरित मानस के विषय पर चंद्रशेखर के बयान पर आसिफ तिवारी कई बार आ चुके हैं। उन्होंने हर बार इसकी निंदा की है कि ऐसे बयान देने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचिए कि किसी की भावनाएं आहत होंगी। लेकिन आज सवाल इस बात का आसिफ तिवारी जी कि इस पर होना क्या चाहिए, जरा बताइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? नहीं, मैं बस वही कह रहा हूं विवेक जी, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हमारी माँ बैलगाड़ी से भी यात्रा कर चुकी हैं। ये बात आज से 50 साल बाद किसी बच्चे को बताई जाए तो उसे भरोसा नहीं होगा कि कभी बैलगाड़ी नाम की कोई चीज भी हुआ करती थी। राम कथा जिस वक्त लिखी गई वो उस परिवेश में लिखी गई और उस दौर की कहानी है, उस दौर की परिस्थितियों में वो कहानी लिखी गई। आज जो कथाएं लिखी जा रही हैं, आज से 100 साल बाद वो कथाएं नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि तब का दौर बदल चुका होगा। बार बार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आज के दौर से रामचरितमानस की तुलना कर दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि शिक्षा मंत्री जी को इतना भी नहीं पता कि आज की कथाएं भले ही मोबाइल को आधार बनाकर लिखी जा सकती हैं। प्रेमचंद के दौर में तो मोबाइल था ही नहीं, वो कैसे मोबाइल को आधार बना के लिखते। और आज से 20 साल के बाद जो कहानी लिखी जाएगी उसमें मोबाइल नहीं होगा, उस समय नई तकनीक आ चुकी होगी। दौर इतना बदल चुका है और आज से आप रामचरितमानस की तुलना कर रहे हैं, हैरानी हो रही है। आपको जाति मुक्त समाज चाहिए तो चंद्रशेखर जी समाज में जाइए ना। आप इस देश का इतिहास बताता है कि जब हम सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय लड़े, वो समाज के बीच गए, उन्होंने किसी ग्रंथ की आलोचना नहीं की, किसी किताब का नाम कभी नहीं लिया, लोगों के बीच जाते थे और सती प्रथा के बारे में लोगों को बताते थे, समझाते थे। एक मूवमेंट खड़ा हुआ, बाद में खैर अंग्रेज आए, कानून भी बना, लेकिन एक माहौल उन्होंने तैयार किया बिना किसी ग्रंथ की आलोचना किए। कितनी बार चंद्रशेखर जी समाज में गए हैं जाति मुक्त समाज बनाने के लिए? चंद्रशेखर जी ढोंग कर रहे हैं और चंद्रशेखर जी के इस ढोंग से भाजपा को फायदा हो रहा है। राजनीतिक मायने कैसे नहीं निकाले जाएंगे? मैं गगन जी से इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसके राजनीतिक मायने नहीं होंगे। एक राजनेता जो सरकार में मंत्री है, जो अपने राजनीतिक कार्यक्रम में रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, तो इस पर राजनीतिक बात क्यों नहीं होगी भाई? बिल्कुल राजनीतिक विमर्श होना चाहिए। एक मंत्री ये बात कह रहा है ना, तो राजनीतिक विमर्श कैसे नहीं होगा? निश्चित तौर पर वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। वो जानते हैं कि मोहन भागवत ये बयान देंगे तो आज के दौर की मीडिया की हिम्मत नहीं कि सवाल खड़ा तो कर क्या दे। ये और बीजेपी के एजेंट हैं जो आपके यहां रह करके कहीं और की भाषा बोल रहे हैं? लग तो रहा है वो लगातार जो काम कर रहे हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इससे पूरे गठबंधन को नुकसान होना है, इंडिया गठबंधन को। जितने लोग आज की तारीख में सनातन पर उठपटांग बयान दे रहे हैं, रामचरितमानस पर उठपटांग बयान दे रहे हैं, सब तो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही दे रहे हैं ना, सारे के सारे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं बस एक आम कार्यकर्ता के तौर पर इंडिया के नेताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों से खुद को बचा लीजिए। आपके भीतर बैठे ये सपोले आप ही को डस रहे हैं, ये सच्चाई है। क्यों धार्मिक ग्रंथ पर आप सवाल उठाइएगा? आज की तारीख से आप रामचरितमानस की तुलना कीजिएगा, यह मूर्खतापूर्ण हरकत है। जी मुझे आवाज नहीं आ रही है। उधर की आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। विवेक, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। आवाज नहीं मिल रही। लगता है कुछ टेक्निकल। अरे आवाजें नहीं मिल रही है। ग्राफिक्स चल गया।
कहाँ राजा राम मोहन राय किसी ग्रंथ को ना कभी उसने नहीं गए? करेंगे। जाइए समाज के बीच। बिल्कुल। पोटासियम साइनाइड आता है, इसकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कौन बताएगा? ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। और डॉक्टर संजय कुमार के पास हम जरा जाना चाहेंगे। आवाज आ रही है डॉक्टर संजय कुमार? जी हाँ डॉक्टर संजय कुमार, आपके पास बिल्कुल, माफ कीजिएगा थोड़ी देर के लिए कुछ तकनीकी खामियां हुई, लेकिन सुधार कर हम आ रहे हैं। हमें जरा बताइए, चोट से वोट तो नहीं मिलने वाला, आप चोट पहुंचाइएगा, आपको फ्री का वोट मिलना चाहिए, आप किसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आप कांग्रेस को देख लें, आप आरजेडी को देख लें, आप जेडीयू को देख लें, जेडीयू तो है भी नहीं, हमने तो बुलाया भी था, अब पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए, वो एक अच्छे तरीके से कारण बता पाएंगे। लेकिन इस चोट से क्या होने वाला है? जनता आहत है। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि रामचरितमानस को कितनी बार इन्होंने पढ़ा है मुझे नहीं पता है। साहित्य के दृष्टिकोण से पढ़ा है, एक धार्मिक पुस्तक के दृष्टिकोण से पढ़ा है, उस काल खंड की परिस्थितियों के अनुसार पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि कितनी बार इन्होंने पढ़ा है। लेकिन दीक्षांत समारोह में जा रहे हैं रामचरितमानस की चर्चा, विधानसभा में जा रहे हैं रामचरितमानस की पुस्तक, हिंदी दिवस पर जा रहे हैं रामचरितमानस। भाई पहले आप अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल, आपको आपको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, आधी अधूरी आप बात करते हैं। काग भुसुंडी और शिव का संवाद है, समझ नहीं पाते हैं इसमें समाज की क्या गलती है और बिहार के लोगों की क्या गलती है। अगर ये संवाद इसमें आधी चौपाई वो छोड़ देते हैं कि वो दुर्वासा ऋषि कैसे उस गंधर्व को श्रापित करते हैं, और जब राम और लक्ष्मण दोनों जटायु का अंतिम संस्कार करके लौटते हैं और जब वो राक्षस के रूप में उनका वध करते हैं, तो वह गंधर्व नाम का राक्षस बोलता है कि भाई मैं तो उस दुर्वासा ऋषि के लिए मैं ये करूंगा कि उन्होंने शायद मुझे श्रापित नहीं किया होता तो शायद मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट की बात वो नहीं कर रहे हैं। अब उस कालखंड में तुलसी अगर लिख रहे हैं कि कैसे वो कहते हैं कि अगर एक ज्ञानी व्यक्ति गुस्से में भी कोई बात कह देता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका लाभ ही मिलता है, शायद मैं राक्षस नहीं होता तो मैं मोक्ष को नहीं प्राप्त करता। तीसरी बात, आप कभी उसमें श्लोक बोल रहे हैं, कभी दोहा बोल रहे हैं। ये अंबेडकर से बड़ी ऑथोरिटेरियन कौन है भाई? आपको पता ही नहीं है कि सोरठा किसको कहते हैं, चौपाई किसको कहते हैं, दोहा किसको कहते हैं, सवैये किसको कहते हैं। आपको पता कह रहे हैं कि श्लोक, कभी कह रहे हैं कि दोहा सुंदरकांड का दोहा। ये दोहा सुंदरकांड का कहाँ आ गया भाई उसमें, जिसमें कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं। चौथी चीज, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि क्यों सोसाइटी को बतौर शिक्षा मंत्री आप कंफ्यूज कर रहे हैं। लोग तो हंसेंगे ना कि बिहार इतना गरीब हो गया शिक्षा के मामला में कि वहां के शिक्षा मंत्री कॉन्टेक्स्ट पर बात ही नहीं करते हैं। विप्र किसको कहा जाता है? जो वेद जानता है वो विप्र है। वेद जानने वाला विश्वामित्र भी अगर है तो वो ब्राह्मण है। सब लोग ब्राह्मण है, वशिष्ठ ब्राह्मण है, सब लोग ब्राह्मण है, वाल्मीकि ब्राह्मण है, जो वेद जानता है वो ब्राह्मण है। और जन्म से सारा व्यक्ति शूद्र है, जो भी जन्म लिया वो शूद्र है, संस्कारित होता है। उसके बाद चाहे वो क्षत्रिय हो जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो जाए, चाहे वो वैश्य हो जाए। ऑथोरिटेरियन के मामला में डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा ऑथोरिटेरियन कौन है भाई? वो लिखते हैं हु आर शूद्राज, उनकी किताब में वो लिखते हैं साफ साफ कि जो ऋग वैदिक काल और वैदिक काल का जो शूद्र है वो वर्तमान का शूद्र नहीं है, जिसकी चर्चा आशिष जी कह रहे थे कि कालखंड के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं। रामचरितमानस में वही तुलसी जाति पाति समाप्त करने की बात करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट की चर्चा कभी चंद्रशेखर जी क्यों नहीं करते हैं? अगर रामचरितमानस की इतनी ही समझ है तो जरा उस कॉन्टेक्स्ट की चर्चा करते जहां तुलसी कई बार जाति पाति समाज की बात करते हैं। राम सबरी का बैर खा रहे हैं, राम जो है वो जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, राम जो है वो हर जगह दरवाजे पर जा रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। वहां कहां जाति है भाई? रामचरितमानस में अगर ढूंढिएगा तो जाति कहां है? मल्लाहराज का खाना, मल्लाहराज का निषाद राज इनका दोस्त है, उनका और भरत से खाना खा रहे हैं, उनके घर और से आया भरत से कहते हैं कि हमारे जो राज्य ये होगा सिंहासन पर हमको जब आरोहित किया जाएगा तो मेरा केवल एक मित्र है जिसको भरत तुम आमंत्रित करना। कहां है भाई? उससे बड़ा समाजवाद कहां आपको दिखता है? राम का जो व्यक्तिगत जीवन है और रामचरितमानस, उससे बड़ा समाजवाद आपको कहां दिखता है? ये तो हमारा वो ग्रंथ है जब पूरा समाज डिप्रेशन में था 14वीं सदी में, और उस समय तुलसी अतीत से एक न्याय खींच के लाते हैं जो मर्यादित भी है, जो वीर भी है,
जो पिता का आज्ञाकारी भी है, जो एक पुत्र का भी धर्म निर्वहन करता है, जो एक भाई का धर्म भी निर्वहन करता है, जब आपके पास कोई नायक नहीं था जिस पर आप गर्व कर सकते थे। और कितनी बार इन्होंने पढ़ा ये जो जितनी भी जानकारियां डॉक्टर संजय आपने दी, आशीष जी ने जो काम की बात कही, और इस डिबेट का जो ये पूरा खंड है, इसे हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चित्तरंजन गगन जी से कहेंगे कि आज की डिबेट उनके तक पहुंचाइएगा, सुबुद्धि आए, क्योंकि ऐसे दौर में जब राजनीति की बात हो रही है, जब संस्कारों की बात हो रही है, वैसे में अपने पैर को कीचड़ में क्यों डाल रहे हैं? क्यों आप इस तरह की बातें कह रहे हैं? क्यों आपको कौन बुद्धि दे रहा है? और हर तरफ अगर निंदा हो रही है तो आवाज भी आ रही है कि भाई आप इस पर एक्शन लीजिए। और असिता तिवारी ने एक्शन की बात कही, बीजेपी कह रही है कि आप एक्शन लीजिए, ज्यादा मौके मत दीजिए। लेकिन चित्तरंजन गगन जी, हम ये भी चाहते हैं कि आपको भी ये कहना चाहिए था कि नहीं, इस पर एक्शन होना चाहिए। आपने कही नहीं ये बात। अगर आप ये कहते, दमदार तरीके से कहते, तो और अच्छा लगता। और डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज, खास तौर पर कि इस तरह के ज्ञान सुनने के लिए भी हम आपको बुलाते हैं, ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े। क्योंकि रामायण पढ़ने की, रामचरितमानस पढ़ने की फुर्सत जिन्हें नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और सिर्फ उसके 2-4 शब्दों का गलत अर्थ निकालकर उसे प्रसारित कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो अपील है बिहार के शिक्षा मंत्री से कि आज के बाद कसम खा लीजिएगा कि आप ऐसे अनर्गल बयान मत दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि संभल कर बयान दीजिए। क्योंकि आपके साथ INDIA में आप जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स चमकाने के लिए अगर ऐसा सहारा लेना पड़े, इस तरह की बातें करनी पड़े, लाखों करोड़ों असंख्य लोगों की भावनाओं को आहत करना पड़े, मत कीजिए ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।